नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है? ऐसी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ मैटर इन द सिस्टम पे डिपेंड करती है। द प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर इन द सिस्टम। ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल: मास, वॉल्यूम, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी एटसेट्रा। हीट कैपेसिटी, एंट्रोपी भी ले लेते हैं। एंट्रोपी ये पढ़ेंगे हम आगे, ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं। हीट कैपेसिटी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, और गिब्स एनर्जी भी कहते हैं एक चीज होती है, वो भी आगे पढ़ेंगे। एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, एटसेट्रा। ये सब क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, जो अमाउंट ऑफ मैटर इन द सिस्टम, कितना मैटर है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है। इसकी ऑपोजिट होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। मास वॉल्यूम जैसे समझ में आ गया ना, इससे बाकी तो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी नहीं है। जैसे मास जितना ज्यादा मैटर होगा सिस्टम में, उतना ही ज्यादा मास होगा। वॉल्यूम भी इसी वजह से होगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इसकी ऑपोजिट है। ठीक है। द प्रॉपर्टीज दैट डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, that do not depend on amount of matter in a system। ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसका एग्जांपल डेंसिटी आ जाएगा। तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो कैंसिल हो जाएगी। वो क्या बन जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी कि कोई चीज है, अगर उसके अंदर मैटर बढ़ जाएगा, अगर लकड़ी का इतना सा पीस है, चल लकड़ी का इतना बड़ा पीस है, दोनों की डेंसिटी तो बराबर ही होगी ना, पानी पे दोनों ही फ्लोट करेंगे। ठीक है। तो डेंसिटी क्या हो गई है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। इसके अलावा टेम्परेचर, किसी चीज का टेम्परेचर भी, सॉरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, मैंने गलती से एक्सटेंसिव बोल दिया। टेम्परेचर भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक। वो भी अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता। तो जो डेंसिटी होता है वो जैसे कि वॉल्यूम पे थोड़ा डिपेंड करता है, मतलब अगर वो मास और ज्यादा वॉल्यूम वॉल्यूम दोनों पे डिस्प्लेस डिपेंड करता है। करेगा। मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना ये। यस सर। इस वजह से इंटेंसिव प्रॉपर्टी के दोनों, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड करके जो चीज बनेगी वो इंटेंसिव ही तो होगी, क्योंकि एक प्रॉपर्टी दूसरी को कैंसिल आउट कर देगी। एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को कैंसिल आउट करेगी ना यहाँ पे। तुम सिंपल यस। लॉजिक सोचो, अगर प्लास्टिक लकड़ी का इतना सा पीस हो या इतना बड़ा पीस हो, दोनों पानी पे फ्लोट करते हैं ना, क्योंकि दोनों की डेंसिटी पानी से कम होती है। ठीक है। ये सब पर जैसे कि अगर मेटल ले तो शिफ्ट नहीं करता, उस वे में नहीं देखेंगे सर को। क्या चीज? सर मेटल सिंक कर जाता है पर शिफ्ट नहीं करता, क्योंकि वो लार्ज वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है, जो रीजन होता हाँ, है। तो उसमें भी वही रीजन है सेम, कि मेटल का चाहे छोटा सा पीस लो चाहे बड़ा पीस लो, दोनों सिंक ही होते हैं ना, क्योंकि डेंसिटी बराबर होती है दोनों की। पर ठीक है। सर जैसे शिफ्ट नहीं करता, मैं उस वे में कह रहा हूँ। क्या नहीं करता?
शिप सर मतलब जो समझा शिप नहीं। और बोट होता है सिंक नहीं करती ना, क्योंकि सर वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो मतलब फिजिक्स में उसकी वजह से बैलेंस हो जाता है। वो तो उसका शेप जो बनाते हैं उसकी वजह से। वो शेप ऑफ बोट की वजह से है, ठीक है। ओके सर। कि आप प्रेशर कितना डाल रहे हो वाटर पे, जो शेप बनाया जा रहा है बोट का वो इस तरीके से बनाया जा रहा है ना, व्हेन इट सिंक्स इनटू द वाटर। अब ये चीज तुम फिजिक्स में पढ़ना ज्यादा ध्यान से, व्हाई डज अ बोट फ्लोट ऑन वाटर, कि वो कितना प्रेशर डाल रही है और क्योंकि एक्सपैंडेड इसका जो शेप है वो इस तरीके से बनाया जा रहा है, नीचे से शार्प है और ऊपर की तरफ से एक्सपैंड होता जा रहा है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर शेप की वजह से वो फ्लोट कर पाती है, इवन दो इट इज मेड ऑफ इवन इफ यू मेक इट completely आउट ऑफ मेटल, just because of the shape of that particular ship it floats on water, ठीक है, not because of its density। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही अप्लाई हो रहा है वहां पे, लेकिन वो किस तरीके से हो रहा है वो उसमें पढ़ना आप डिटेल, ठीक है। समझ में आ गया एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का लॉजिक फिर। यस सर। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें इसके अंदर करना है वो है हीट कैपेसिटी। सर जो आपने वो डेल्टा एच डेल्टा यू मतलब थर्मोडायनामिक्स कंडीशंस में कराया था वो बुक में नहीं है ना वैसे? क्या कौन सा? अंडर तो वेरियस कंडीशन बुक में है, थोड़ा बहुत है, ज्यादा डिटेल में नहीं, एक आध चीज ही। यस सर। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी है किसी भी चीज का टेम्परेचर, एक चीज है मान लो 10 डिग्री सेल्सियस पे, इसके टेम्परेचर को 11 डिग्री सेल्सियस करना है, यानी 1 डिग्री बढ़ाना है, ठीक है। तो उसमें कितनी हीट लगेगी उसको क्या बोलते हैं हम? हीट कैपेसिटी, ठीक है। जैसे तुम्हें पता है, अगर इफ देयर इज अ पेन मेड ऑफ प्लास्टिक एंड देयर इज अ पेन मेड ऑफ मेटल, कौन ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है? मेटल। मेटल ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है ना। तो मेटल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में कम हीट लगती है, ठीक है। तो इसका मतलब मेटल की जो हीट कैपेसिटी है वो क्या है? लोअर है, लोअर हीट कैपेसिटी, ठीक है। बिकॉज इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट कैन रेज इट्स टेम्परेचर, और प्लास्टिक की हायर हीट कैपेसिटी, राइट। समझ में आई ये चीज? इसीलिए थर्मल इंसुलेशन के लिए प्लास्टिक या वुड को यूज करते हैं हम। कहीं पे भी अगर किसी गर्म चीज से हमें इंसुलेट करना है किसी चीज को, तो हम क्या करते हैं? प्लास्टिक का इंसुलेशन यूज करते हैं या वुड का इंसुलेशन यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी इंसुलेशन, वैसे तो इंसुलेशन के लिए हम ज्यादातर प्लास्टिक वुड कम ही जगह इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिर भी अगर इस्तेमाल करना है तो स्टाइरोफोम से बहुत सारे इंसुलेशन के मटेरियल यूज किए जाते हैं। तो जो मटेरियल, अभी एरोजेल के बारे में सुना है? एरोजेल नो सर। नो सर। जेल, अभी सर्च करना यूट्यूब पे, बहुत ब्यूटीफुल चीज होती है दिखने में ये। एरोजेल के भरे हुए वीडियो आपको बहुत सारे दिख जाएंगे। एरोजेल शायद AIRO है या AERO है, ऐसे ही नाम। तो एरोजेल सर्च करना, क्या है बेसिकली, एक जेल है ये, ठीक है। लेकिन उसके अंदर क्या है, जेल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, सिलिका के पार्टिकल्स, उसके बीच में एयर है। तो दैट लुक्स लाइक बहुत ही लाइट ट्रांसपेरेंट वेट वाइट। मटेरियल है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ कहीं पे, अगर इफ आई विल बी एबल टू शो यू एन इमेज। एरोजेल, लुक एट दिस, ये इमेज दिखाई दे रही है? सर इसका यूज क्या है? ये यस क्या सर। है बेसिकली, मैं बताता हूँ। ये जो मटेरियल है इसके अंदर एयर ट्रैप्ड है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर है, और बहुत थोड़ा सा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना है। दिस इज अ वेरी गुड इंसुलेटर। इसके अंदर ना अपने हाथ में रख के, ब्लो टॉर्च होती है ना, जो जो ब्लो टॉर्च होती है, जो हीट गन बेसिकली होती है, आग निकल रही होती है जिसमें से, वो स्प्रे की यस थी सर। उन्होंने एक साइड पे, और उसके हाथ को कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब एक साइड का टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था,
और दूसरी साइड पे इतने ही थिक लेयर, बहुत मोटी लेयर नहीं, जितनी इस बंदे के हाथ में है ना अभी, इतनी ही थिक लेयर को दूसरी साइड से आग पे रख दिया, लिटरली 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर है और उसके हाथ पे हीट फील तक नहीं हुई थी। इट इज सच अ गुड इंसुलेटर। ठीक है, सर ये फिर बना किस चीज से है? ये तो ऐसा लग रहा है गैस है बस। एरोजेल जो है, मैं एक मिनट, मटेरियल मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ। एरोजेल इज अ सिंथेटिक पोरस अल्ट्रालाइट मटेरियल डिलीवर्ड फ्रॉम जेल इन विच लिक्विड component of the gel has been replaced with gas without sacrificing or collapsing the gel. Aerosols are produced by extracting the liquid component through super. इसमें विकिपीडिया पे शायद डिटेल में होगा, मुझे मटेरियल एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। पॉलीस्टाइरीन है, सिलिका aerosols feels like fragile expanded polystyrene to which touch polymers first created by सर एक्सपेंसिव भी होगा फिर तो ऐसा मटेरियल। हाँ ऑब्वियसली, अभी ये अंडर रिसर्च है। सिलिका जेल ही है बेसिकली। सो सिलिका जेल है, सिलिका जेल के अंदर ये देखो, ये यहाँ लिखा हुआ है ना, तो इट इज अ सिलिका जेल ओनली। इसके अंदर द फर्स्ट एरोजेल फॉर प्रोड्यूस फ्रॉम सिलिका जेल, और फिर उसके बाद अलग अलग मटेरियल से भी, एल्यूमिना से भी प्रोड्यूस किया, क्रोमिया से भी किया, टिन डाइऑक्साइड से भी किया, कार्बन से भी किया। इसके अंदर का जो लिक्विड कंपोनेंट है ना, बेसिकली उसको रिप्लेस करके इन्होंने वहां पे एयर भर दी, सुपर ड्राइंग करके। ठीक है, तो इससे फायदा क्या हुआ, एक हाई, बहुत ज्यादा हाई हीट कैपेसिटी वाला मटेरियल क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो इतनी ज्यादा हाई हीट कैपेसिटी है कि इट एक्ट्स एज ऑलमोस्ट अ परफेक्ट इंसुलेटर फॉर अ सब्सटेंस। ठीक है, तो अगर मान लो तुम इसकी जो थर्मस बॉटल होती है ना, थर्मस फ्लास्क, अगर इस मटेरियल को भर दो थर्मस फ्लास्क में, तो इट विल बी वे मोर इंसुलेटेड देन एनी अदर बॉटल दैट यू हैव यूज। ठीक है, ये और अल्ट्रा लाइट वेट है, तो इस वजह और भी एप्लीकेशंस हैं इसके। स्पेस क्या कहते हैं, स्पेस रॉकेट्स वगैरह बनाने में जहाँ पे इंसुलेशन की जरूरत होती है, वहां बहुत काम आ सकता है। तो हीट कैपेसिटी होती क्या है, बेसिकली डेफिनेशन है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of a substance by 1 degree Celsius और 1 केल्विन। एक ही बात होगी, क्योंकि जितना डिग्री सेल्सियस में बढ़ेगा उतना ही केल्विन में भी बढ़ेगा टेम्परेचर, राइट? यस सर। ठीक है, लेकिन हीट कैपेसिटी जो है, क्योंकि वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। अगर प्लास्टिक का या मेटल का इतने बड़े पीस की जगह में इससे ज्यादा बड़ा पीस ले लूंगा, तो उसको ज्यादा हीट चाहिए होगी ना टेम्परेचर बढ़ाने की। ठीक है, तो हम हीट कैपेसिटी यूज करने की जगह जो वर्ड जो यूज करते हैं, वो यूज करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, सेम डेफिनेशन है, लेकिन इसमें फर्क बस इतना आ जाता है कि ये 1 मोल सब्सटेंस के लिए निकाली जाती है, और इसे CM से रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, अच्छा पहले, इससे पहले मैं हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लिखवा दूं। तो हीट कैपेसिटी बेसिकली क्या है, देखो, जितनी आप हीट ट्रांसफर करोगे उतना ही टेम्परेचर में चेंज आएगा, और यानी हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर चेंज। यहाँ पे इक्वल टू का जब साइन लगाते हो तो एक कांस्टेंट आता है, उसी को हीट कैपेसिटी कहते हैं। ये जो C आपने लगाया, इस C को ही बोलते हैं क्या, हीट कैपेसिटी। अब ये लेकिन जो C है ना, दिस इज अ यूजलेस क्वांटिटी। मतलब यूजलेस क्वांटिटी एज इन we can't use it because it is not specific to the amount. Heat capacity अगर मैं बोल रहा हूँ heat capacity of iron is this much, but you would ask how much iron, तो आपको क्वांटिटी डिटरमाइन करना जरूरी है। इसीलिए हमने क्या डिराइव करी, मोलर हीट कैपेसिटी, यानी ये हीट कैपेसिटी ही है, यही एग्जैक्ट डेफिनेशन आएगी इसके अंदर भी, लेकिन दिस विल बी फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो इट इज द, इस डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या वर्ड ऐड कर दिया, 1 मोल। तो हीट कैपेसिटी
1 मोल ऑफ सब्सटेंस की बनाने के लिए। और ये कैसे रिलेटेड होती है, इसमें बेसिकली फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, 1 मोल की है ना अब ये, तो ये जो फॉर्मूला था Cm जो होता है वो हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स होता है, ठीक है। तो C किसके बराबर हो गया, C बराबर हो गया नंबर ऑफ मोल्स इनटू Cm। अगर इसको मैं इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करूं तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू C की जगह क्या रख दूंगा मैं, N इंटू Cm डेल्टा T। तो Cm हो गया मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है, N हो गया नंबर ऑफ मोल्स और डेल्टा T हो गया चेंज इन टेम्परेचर। बात समझ में आई? यस सर। यूनिट क्या होगा Cm का, यूनिट होगा Cm कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला बनेगा, Q अपॉन में N इंटू डेल्टा T, ये फॉर्मूला बनेगा। Q क्या होता है, जूल, N होता है नंबर ऑफ मोल्स यानी पर मोल, और टेम्परेचर होता है केल्विन, तो पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, या कभी कभार किलो जूल पर मोल पर केल्विन भी दिया होता है, किलो जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, ये हो गया यूनिट। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। क्वेश्चन 9 सॉल्व करना है, 5 मिनट दे रहा हूँ, अपने आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्यू निकालना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हीट सॉरी नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 9, क्यू आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। देखो फॉर्मूले में देखो N नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो 60 ग्राम एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम क्या होता है, 27। मोलर हीट कैपेसिटी आपको दे रखी है 24, ये देखो क्वेश्चन में 24 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। और टेम्परेचर कितना रेस किया है, 35 से 55, तो 55 माइनस 35 20। चेंज चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, जब चेंज होता है तो वो इक्वल आता है, ठीक है। तो ये सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, लेकिन जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा, क्यों, क्योंकि 24 जो था वो जूल पर मोल में दे रखा है, और आपसे क्वेश्चन पूछा है किलो जूल ऑफ हीट कैलकुलेट करो। तो बस जो भी आंसर आएगा उसे डिवाइडेड बाय 1000 करके किस में कन्वर्ट कर देना, किलो जूल में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। यस सर। समझ आ गया? अब इसके जस्ट नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, 10th क्वेश्चन पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग 1 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। फिर दे रखी है डेल्टा FUS होता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन 6.03 किलो जूल पर मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस, और फिर 2 CP दे रखे, CP फॉर लिक्विड यानी अच्छा CP क्या होगा, हीट कैपेसिटी है, CM जो होता है ना, M बस अब ये रिप्रेजेंट करने के लगाते हैं, वो मोलर हीट कैपेसिटी। M लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि C का मतलब भी एक्चुअली मोलर हीट कैपेसिटी ही होता है, क्योंकि हीट कैपेसिटी तो आप यूज कर ही नहीं सकते ना, ठीक है। तो टेक्निकली हमारे पास जो C है उसके नीचे कुछ भी लगा दो, P लगा दो तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगी, V लगा दो तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर दे रखी है फॉर लिक्विड वाटर, देखो यहाँ L लगा हुआ है, एंड फॉर सॉलिड वाटर। अब ये कैसे यूज होगा पहले ये समझते हैं। आपको कैलकुलेट करना है एंथैल्पी चेंज फॉर फ्रीजिंग 1 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास वाटर है कितने डिग्री सेल्सियस पे, 10 डिग्री सेल्सियस। ये वाटर जब 10 डिग्री सेल्सियस पे होगा ऑब्वियसली लिक्विड स्टेट में होगा, आपको इसे कन्वर्ट करना है H2O सॉलिड यानी आइस में एट -10 डिग्री सेल्सियस। अब ये बताओ क्या आइस वाटर जो है -10 पे फ्रीज होता है या कितने टेम्परेचर पे फ्रीज होता है, 0 0 पे होता है ना। तो ऑब्वियसली
वाटर पहले फ्रीज कहाँ हुआ होगा? H2O लिक्विड स्टेट में ही रहा होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होना स्टार्ट हुआ होगा, और जब वाटर फ्रीज हो रहा होता है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है, H2O सॉलिड में, H2O लिक्विड से H2O सॉलिड में, तो क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है उस टाइम पे या नहीं होता? लेटेंट हीट पढ़ा था 9th क्लास में. When something Yes, is sir. changing its state, it does not, the temperature does not change. किसी भी चीज की जब स्टेट चेंज हो रही होती है तो टेम्परेचर नहीं बदलता. तो जब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होना स्टार्ट होता है, जब तक वो पूरा सॉलिडिफाई नहीं हो जाता, तब तक टेम्परेचर क्या रहता है? 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है. Constant. ठीक है. यहाँ पे जो हीट रिलीज हो रही होती है उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं ना उसको. ठीक है. या फिर लेटेंट हीट वर्ड आपने तब यूज किया था, अब जो हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो करते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉलिडिफिकेशन. एंथैल्पी ऑफ सॉलिडिफिकेशन. सॉलिडिफिकेशन हो रहा है ना यहाँ पे वाटर का, तो एंथैल्पी ऑफ सॉलिडिफिकेशन हम इस्तेमाल करते हैं. तो बेसिकली ये प्रोसेस 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है. पहले 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे गया वाटर, इसको स्टेप 1 बोल लो. फिर 0 डिग्री सेल्सियस से 0 पे ही रहा, लेकिन वाटर लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में, इसको स्टेप नंबर 2 बोल लो. उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर -10 में कन्वर्ट हुआ, इसको स्टेप नंबर 3 बोल दो. तो 3 स्टेप में हुआ है ये प्रोसेस कंप्लीट. तीनों प्रोसेस की स्टेप्स की एंथैल्पी निकालनी है हमें. एंथैल्पी ऑफ स्टेप 1, एंथैल्पी ऑफ स्टेप 2 एंड एंथैल्पी ऑफ स्टेप 3. डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3. जब इन तीनों एंथैल्पीज को मैं ऐड करूंगा तभी मेरे पास एंथैल्पी ऑफ द एंटायर प्रोसेस आई. एंथैल्पी ऑफ या फॉर द एंटायर प्रोसेस will actually be equal to what? Delta H, यानी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3. तो मुझे डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3 तीनों निकालना है. ठीक है. बात समझ में आई यहाँ तक? इसको स्टेप लिख देता हूं मैं. स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3. हार्दिक यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. अब देखो प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे कैरी आउट किया जा रहा है. एट कांस्टेंट प्रेशर, ये लिखा हुआ है ना, कैसे पता लगा कांस्टेंट प्रेशर पे कैरी आउट किया जा रहा है? सी के नीचे पी लगा हुआ है. सी के नीचे पी लगा हुआ है तो मतलब क्या है? प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे कैरी आउट किया जा रहा है. और वाटर का कितना मोल लिया है यहाँ पे? 1 मोल ऑफ वाटर लिया है. फॉर 1 मोल ऑफ वाटर. अब मेरा जो फॉर्मूला था Q इज इक्वल्स टू NCM डेल्टा T, क्या बन जाएगा? कांस्टेंट प्रेशर पे कैरी आउट किया जा रहा है, तो Q के नीचे छोटा सा P लगा दूं रिप्रेजेंट करने के लिए कांस्टेंट प्रेशर पे कैरी आउट किया जा रहा है. और 1 मोल वाटर के लिए तो N की वैल्यू 1 आ जाएगी. CM को CP लिख दूं मैं, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे कैरी आउट किया जा रहा है, और डेल्टा T. ठीक है. इतना समझ में आया चेंज? हाँ जी. Yes, sir. QP जो होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, वो डेल्टा H के बराबर होता है कि नहीं होता? ये करा था लास्ट क्लास में ड्राइव. QP जो होता है वो किसके बराबर होता है? डेल्टा H के. और ये क्या बन गया? 1 को हटा दूं मैं यहाँ से, CP डेल्टा T. फॉर्मूला समझ में आया कैसे बनाया मैंने डेल्टा H का फॉर्मूला? CP डेल्टा T. Yes, sir. ठीक है. अब क्या करना है मुझे? थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज कर रहा हूँ इसको. Now स्टेप 1. स्टेप 1 में क्या हो रहा है? ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया मैंने, इस फॉर्मूले को याद रखना. ठीक है. डेल्टा H इज इक्वल्स टू व्हाट? CP डेल्टा T. स्टेप 1 में क्या हो रहा है? लिक्विड वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड वाटर ओनली, यानी कि टेम्परेचर ओनली, द टेम्परेचर इज रिड्यूसिंग फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस. अगर मैं इसकी एंथैल्पी निकालना चाहूंगा डेल्टा H1, किसके इक्वल होगी? CP डेल्टा T के. ठीक है.
डेल्टा एच को डिराइव कर लिया ना मैंने, सीपी डेल्टा डी के इक्वल। लिक्विड वाटर का सीपी कितना है, देखो क्वेश्चन में देखो ऊपर, लिक्विड वाटर का सीपी कितना है 75.3, तो ये आ गया 75.3, ठीक है। और टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है 10 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस। फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है, ये ध्यान रख। तो फाइनल टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। फाइनल माइनस इनिशियल करके -10 आ गया, कितना बन गया ये 75.3 इंटू 0 - 10, ये कितना बन गया 753 नेगेटिव में, -753। ठीक है। जूल पर मोल होगा ये, क्योंकि एंथैल्पी किसमें है जूल पर मोल के अंदर, ठीक है। केल्विन से केल्विन पर केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, टेम्परेचर केल्विन में होता है, तो यूनिट क्या आएगा एंथैल्पी का जूल पर मोल। सही है भाई। इसके बाद स्टेप 2, स्टेप 2 के अंदर देखो, स्टेप 2 में क्या हो रहा है, ये सॉलिडिफाई हो रहा है ना, तो मुझे चाहिए स्टेप 2 में जो एंथैल्पी होगी वो एंथैल्पी ऑफ सॉलिडिफिकेशन के बराबर होगी। लेकिन एंथैल्पी ऑफ सॉलिडिफिकेशन कोई चीज होती ही नहीं है, मतलब कैलकुलेट नहीं की जाती सॉलिडिफिकेशन की एंथैल्पी। जनरली जो कैलकुलेट की जाती है वो मेल्ट करने की एंथैल्पी कैलकुलेट की जाती है, जैसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। सॉलिडिफिकेशन का उल्टा क्या होता है फ्यूजन। सर एक बार यानी रिपीट कर दोगे सर, आवाज कट गई थी। यहाँ पे डेल्टा H2 जो है उसमें सॉलिडिफिकेशन हो रहा है ना, तो डेल्टा H2 बेसिकली Yes, sir. एंथैल्पी ऑफ सॉलिडिफिकेशन के बराबर होगा, राइट। Yes, sir. लेकिन एंथैल्पी ऑफ सॉलिडिफिकेशन होती नहीं, जनरली कैलकुलेट नहीं करते हम इसकी सॉलिडिफिकेशन क्या होता है लिक्विड से सॉलिड बनाना, और उसका उल्टा क्या होता है सॉलिड से लिक्विड बनाना मेल्टिंग, मेल्टिंग को फ्यूजन भी बोलते हैं। तो ये जो लिखी हुई है यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ो जरा, 6.03 जो दे रखी है, ये क्या दे रखी है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो हमें सॉलिडिफिकेशन की नहीं दे रखी है एंथैल्पी, फ्यूजन की एंथैल्पी दे रखी है, तो क्या करें बस उसमें नेगेटिव साइन, वैल्यू सेम होती है एग्जैक्टली, बस साइन नेगेटिव लगा दो। तो डेल्टा H2 जो है वो फ्यूजन एंथैल्पी का क्या हो जाएगा बस नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे हम कैलकुलेट भी तो कर सकते थे जैसे हमने डेल्टा H1 किया। कैसे कैलकुलेट करेंगे, टेम्परेचर चेंज हो रहा है यहाँ पे, 0 नहीं आ जाएगी, नो। यस सर। ठीक है। तो डेल्टा H2 कितना है 6.03 ही है, लेकिन किसमें नेगेटिव, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू तुम ध्यान से देखो किसमें दे रखी है किलो जूल पर मोल में दे रखी है। मुझे अल्टीमेटली सारी एंथैल्पीज ऐड करनी है ना, जो मेरा मेन पर्पस है वो सारी एंथैल्पीज को ऐड करना है, तो सारी का यूनिट भी सेम होना चाहिए। तो पहली एंथैल्पी मैंने किसमें निकाली है जूल पर मोल में, दूसरी किलो जूल पर मोल में, तो पहले वाली को भी मैं जूल पर मोल किलो जूल में कन्वर्ट कर दूं, नेगेटिव में 0.753 ले लेता हूं किलो जूल पर मोल, ठीक है। और फिर लास्ट है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या हो रहा है, स्टेप 3 में क्या हो रहा है सॉलिड वाटर ही है 0 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है, तो इसमें फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा सीपी डेल्टा टी। इस बार सीपी कितना है सॉलिड वाटर का सीपी कितना है 36.8 दे रखा है क्वेश्चन में देखो, तो 36.8 और चेंज हो रहा है इस बार टेम्परेचर 0 से -10,